nomenclature of organic compounds। ठीक, इसके जस्ट बाद हम जो अगली वीडियो बनाने वाले हैं उस वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे उन चीज़ों पर जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, या इसके अलावा XYZ बहुत सारे जो नोमेनक्लेचर्स होते हैं उनमें हम क्या क्या करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको नोमेनक्लेचर से पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो नोमेनक्लेचर है उसको क्लियरली बनाया इसलिए गया है कि आप ये समझें कि किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक कंपाउंड है जो मेरे पास यहाँ पर रहेगा, कोई कंपाउंड मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है जो मैंने नाम दिया यहाँ पर, जैसे मैं उसको नॉर्मली बोलता हूँ फॉर्मिक एसिड। अब ये सिमिलर कंपाउंड इन इंडिया फॉर्मिक एसिड के नाम से सपोज करो जाना जाता हो, लेकिन अगर हम यूएसए पहुंच जाएं और यहाँ पर इसका कोई दूसरा नाम हो, जैसे सपोज करो कोई बोलता हो इसको बाल्टिक एसिड। अब एक सिंगल आदमी इन दो नाम से कंफ्यूज हो जाएगा, तो उनको एक ऐसे मेथड की जरूरत पड़ी जो मेथड ये बता सके कि भाई कोई भी कंपाउंड जो है, चाहे वो इंडिया के या किसी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, लेकिन उसका नाम हर जगह पर आपको एक ही मिलेगा। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल मेथड बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया IUPAC सिस्टम, और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग या इसी सिस्टम ने एक नोमेनक्लेचर का एक रूल्स बनाया जिसको बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। और इन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि बस इसी रूल्स को फॉलो करना है, जिनके बेसिस पे क्या करेंगे, हम बहुत सारे कंपाउंड्स को नाम दे सकेंगे और वो उसी नाम से, उस जनरल नाम से पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे। ठीक, तो हमने इसे कॉन्सेप्ट की तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया। ठीक, अब हमारा जो सवाल उठता है वो सवाल उठता है कि फिर उसके अंदर कुछ रूल्स बनाए गए होंगे। ऑफ कोर्स वहां पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये मानते हैं कि कोई कंपाउंड है आपके पास, उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, तो उन्होंने बोला कि भाई उसका नाम होगा मैथ। एक कार्बन को हम नाम दे देंगे मैथ। ठीक, अब इस चीज को समझने से पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई अगर सिर्फ कार्बन का नाम मैथ है तो उसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैसी होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूं हाइड्रोकार्बन, जनरली हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जो कंटेन करते हों ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनको हम हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो इनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है दो। पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं SC लिख रहा हूं, और दूसरे को बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया और दूसरे हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होगा, दे हैव ऑल द बॉन्ड्स सिमिलर। ठीक, जैसे सपोज करो सबके अंदर अगर सपोज करें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है। ठीक, सिंगल बॉन्ड को दिखा रहे हैं। अब जिसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको एक नाम दिया गया, नाम का मतलब था एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है कि तुम जनरली इसको ऐसे समझ लो कि एल का मतलब होता है ये जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और उसी के बेसिस पर आएगा नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, और एन जो ये हमने यूज किया ANE, इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। यानी कि कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो दैट कम्स फ्रॉम द कैटेगरी दैट इज एन, यानी कि उसको हम बोलेंगे ये एक एल्केन है। अगर सारे कार्बन के बीच में आपको ये रिपोर्ट मिलती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम, दूसरा वाला है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं, पहला इसके अंदर आता है जिसके अंदर हो डबल बॉन्ड।
और दूसरा आता है जिसके अंदर हो ट्रिपल। ठीक, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो पाया जाए, तब हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरा आएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो हम उसको दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। अब लेट्स से यहीं से अगर हम बात करें तो इसका नाम पड़ता है एल्क। हम जानते थे एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि उसका नाम क्या होगा। और साथ में एक वर्ड ऐड होता है इन। ये जो इन है, क्लियरली जो आपको अभी इन नजर आ रही है, ये इन बताती है कि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। ऐसे अगर हम पहुंचते हैं हम दूसरे वाले पे, हमने देखा यहाँ पे ये हमारा एल्क नंबर ऑफ कार्बन या फिर नाम ऑफ कार्बन, और साथ में ऐड कर देंगे आइन। तो ये जो इसके पास आइन है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डिनोट कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। देखिए अगर किसी भी कंपाउंड के नाम में आइन वर्ड आपने ऐड किया है तो दैट्स मीन वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो जाएगा आपका एल्काइन की कैटेगरी में। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। अब इन सारी चीजों को हम डिटेल वाइज समझने से पहले हम कुछ और समझ लेते हैं, दैट इज कि अगर कितने कार्बन हैं तो हम उसको क्या नाम देने वाले हैं। अगर एक कार्बन है तो हम बोलेंगे उसको मैथ, और सपोज करो 2 कार्बन हो गए तब उसके नाम हो जाता है, उसके नाम की स्टार्टिंग में उस कार्बन के हम जोड़ते हैं एथ। 3 के केस में हम यहाँ पे जोड़ते हैं प्रॉप, 4 वाला हो जाता है ब्यूट, 5 वाला हो जाता है पेंट, 6 वाला हो जाता है हेक्स, 7 वाला हो जाता है हेप्ट, 8 वाला हो जाता है ऑक्ट, 9 वाला हो जाता है नन, और 10 वाला हो जाता है डेक। अभी के लिए इतना जानना काफी है, बाकी हम आगे जब चलेंगे तो हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अब सपोज करो ये सारे के सारे आपने देख लिए, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे सबकी बात करते हैं हम इसके केस में कि यहाँ पे सब के सब एल्केन होते हैं। अब एल्केन होते तो उसके लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होगी कि कोई ना कोई रूल ऐसा हो जिसको ये फॉलो करते हो, तो हम उस रूल को भी यहाँ पर समझना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो जब भी एल्केन की बारी आती है तो ये फॉर्मूला एक जो फॉलो करता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम CnH2n+2। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको CnH2n+2, जिसका भी ये फॉर्मूला फॉलो होगा इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी से आता है, एल्केन की कैटेगरी से आता है। यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि अगर इसके पास एक कार्बन एटम के पास सिर्फ एक हो तो यहाँ पे 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2, यानी कि पहला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनना चाहिए CH4। ठीक, अब यहाँ पे CH4 की बात करते हैं तो यानी कि C अपने चारों ओर 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये जो बनेगा हमारा पहला मॉलिक्यूल बनेगा। अब एक कार्बन के लिए हमने वर्ड कौन सा यूज किया था, हमने यूज किया था मैथ प्लस, सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो मतलब यूज करेंगे n। अब इसको +n कर दें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथेन। ये है इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम मेथेन। ऑलराइट, अब ऐसे ही हम देखते हैं कि इसके अलावा जो फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर ये कैसे फॉलो होता है। तो हमने एल्केन की बात की, एल्केन के अंदर हमको फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इससे निकालेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके, लेट्स बिगिन। अगर एक कार्बन था तो हमारा नाम होना चाहिए था मैथ, और इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथेन। फॉर्मूला आएगा हमारा एक कार्बन है और H हो जाएगा हमारा 2 × 1 माने 2 + 2 यानी कि 4 CH4। दूसरे पाए तो H और इसमें जोड़ देंगे N। अब 2 तो कार्बन हो गए तो C2 आ जाएगा। अब n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और +2 हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा CH6। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का आया, तो इसमें देखो कार्बन का 1 का डिफरेंस आया है और हाइड्रोजन का आया है हमारा 2 का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है इसको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। तो यानी कि जो असेंडिंग सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो CH2 का होगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। तो अगर 3 वाला होगा तो उसका नाम हो जाना चाहिए यहाँ पे प्रोपेन। ठीक, और फॉर्मूला होना चाहिए C3 यानी कि एक कार्बन बढ़ा दिया और 2 हाइड्रोजन यानी कि 8।
ऐसे ही अगर बात करें अगले की तो हो जाएगा ब्यूटेन और यहाँ पर होगा C4H हो जाएगा फिर 10। ऐसे ही अगर बात करेंगे अगले की तो नाम होता ना चाहिए उसका पेंटेन और यहाँ पर होगा आपका C5 और H हो जाएगा 12। ऐसे फिर हेक्सेन की बात हो जाएगी तो हेक्सेन कुछ इसी तरीके से आएगा और यहाँ पर होगा 6 और ये 12 के बाद 14। ठीक, तो जैसे एक नंबर कार्बन बढ़ता है तो उसके बाद आप देखते हो कि 2 नंबर क्या बढ़ रहा है, हमारा हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी कि 16, फिर ये 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 18, ये 9 है तो हो जाएगा 20 और ये अगर 10 है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 22। ये इसको बोलेंगे हम हेप्टेन 7 वाले को, इसको बोलेंगे ऑक्टेन, इसको बोलेंगे नॉनेन और लास्ट वाला आ जाएगा हमारे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर तुम इस रूल्स को फॉलो करते हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। डिफरेंस असेंडिंग वालों में ये रहता है, बाकी हम ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। यानी कि अगर जनरली कोई तुमसे पूछता है भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, तो तुमको याद आना चाहिए भाई जो एन वाले होते हैं उनका फॉर्मूला होता है ये। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कार्बन को 5, एच को यहाँ पे लूंगा तो 2 × 5 हो जाएगा प्लस 2 कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और एच और 5 कितने होगा यहाँ पर 10 प्लस 2 है तो यहाँ पे C5 और H आ जाता हमारा 12। ये होता पेंटेन का फॉर्मूला। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसको क्लियरली समझ लेंगे तो फिर आप बहुत आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल बना पाएंगे जो हम आगे बात करने वाले हैं, जिसमें नए नए वर्ड्स होते हैं उनके लिए, उसके बारे में हम वहां पर स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा अभी, ओके, इसी को बेस मान के हम कुछ और चीजें अभी देखते हैं। कुछ जो ये नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको तो आपको ध्यान ही रखना है क्लियरली, क्योंकि ये हर जगह पे यूज होने वाले हैं अभी। ऑलराइट, ओके, नाउ मूव टू द अनदर सीरीज, और वो हमारी जो अनदर सीरीज है वो है हमारी एल्कीन। वर्ड है एल्कीन, यानी कि हम बात करने वाले हैं डबल बॉन्ड वालों की। ठीक है, डबल बॉन्ड में बात करो तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि जो अभी तक +2 लगा हुआ आता था उस लगे हुए फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस लगे हुए फॉर्मूले को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको अभी जो कुछ भी मिलने वाला है ये फॉर्मूला ही है, बस इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमको देखना है। यानी कि आप सपोज करें कि यहाँ पे आपका एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 2। एज सच मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसकी बैलेंसी जो होती है, जो बैलेंस होती है उसकी, वो होती है 4, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिए हैं ये सिर्फ 2 है। तो पहली कंडीशन तो ये गलत हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे मेथीन अगर कहीं पर आता है तो ये मेथीन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, और है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो उसके बारे में हम अभी स्टडी कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेथीन जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं कि अच्छा चलो कार्बन 1 का तो नहीं होता तो फिर क्या 2 का होता है, ऑफकोर्स 2 का होता है। 2 का कौन होता है, C2, और H क्या हो जाएगा, 2 × 2 मतलब यहाँ पर आ जाए तुम्हारा 4। नाम क्या होना चाहिए इसका, नाम होगा इसका एथीन। ठीक है, अगर 3 कर देते तो ये हो जाता 3 × 2 यानी कि 6, यानी कि ये हो जाता प्रोपीन। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ऑलराइट, 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 क्या है, हाइड्रोजन का डिफरेंस है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कैटेगरी भी सेम रहेगी। अब 4 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 8, 5 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 6 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 7 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, और अगर 8 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19, 14 मतलब 16, और अगर 9 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और अगर इसी तरीके से 10 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा, इसका नाम पेंटीन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन, ये हो जाएगा तुम्हारा हेप्टीन, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्टीन, ये हो जाएगा तुम्हारा नोनीन, और ये हो जाएगा तुम्हारा डेकेन।
ठीक है, इस तरीके से तुम इन मॉलिक्यूल के नेम्स को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ऑलराइट, तो जनरली जब तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मूला आता है, कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं इनको, तो इनके नाम क्या होते हैं, एकदम डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिखने होते हैं। तो कोई बड़ी बात इसमें मुझको अभी तक दिखाई नहीं दी। अब वी आर मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी दैट वी जनरली टॉक अबाउट, एल्काइन, आइन। ठीक है, तो वर्ड ऐड हुआ इसमें आइन। आइन रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n, बस यहाँ पे यूज करना है -2, यानी कि पहले हमने +2 किया था, फिर +2 हटा दिया, अब -2 पर आ गए। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई एक कार्बन है, H क्या होगा, 2 × 1 + -2, यानी कि होना चाहिए C1 और H 2 - 2, 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूले में बचा क्या, सिर्फ कार्बन। तो ये तो कोल ही है, डायमंड ही है, ये एल्काइन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारा मेथाइन जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहां पर वही कंडीशन है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं तो फिर होता कौन है, तो फिर होता है हमेशा 2 है, तो C2 और फिर साथ में H2, ये होगा तुम्हारा एथाइन। फिर यहां पर आएगा C3 और H कितना हो जाएगा, 2 × 6, 2 × 3 माने 6 - 2 यानी कि 4, और इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो एक कार्बन का और फिर से 2 हाइड्रोजन का। ठीक, तो अगला क्या होगा, C4 और H हो जाएगा 6, यानी कि ये तो हमारा प्रोपाइन और ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। ऐसे C5 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। ठीक, ऐसे C6 H हो जाएगा फिर से तुम्हारा यहां पर 2 बढ़ाने के बाद 10, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साइन। ठीक, ऐसे C7 H12 C8 H यहां पर आ जाना चाहिए आपका कितना 14, और C9 यहाँ पर H आ जाएगा आपका 16, और ये आ जाएगा C10 और H आ जाएगा आपका 18। तो ये हेक्साइन हो गया, ये हेप्टाइन हो जाएगा, फिर ऑक्टाइन हो जाएगा, फिर नोनाइन हो जाएगा, और फिर डेकाइन हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से तुम इन कंपाउंड्स के बारे में समझ सकते हो जो नॉर्मली कंडेंस फॉर्मूला पर अप्लाई होते हैं। कंडेंस, ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूले कहलाते हैं। हम आगे बात करेंगे, ओपन फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर पर नाम डिपेंड करेगा, लेकिन पैटर्न सब जगह पर सिमिलरली फॉलो होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के बाद हम कुछ नई चीजों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें और काम करती हैं। ओके, लेट्स से मैंने तुमसे बोला कि ये है CH4, इसको आपने नाम दे दिया कि ये है मीथेन। मैंने आपसे बोला कि अच्छा ठीक है, ये है CH3 CH2 CH3, हम सिर्फ इतना रखते हैं अभी, एक कार्बन 2 कार्बन, कौन है ये यही है, ये क्या था, ये एथेन था, ये भी क्या है, ये भी एथेन है। फिर ये क्या है, ये सिर्फ ओपन करके लिख दिया है फॉर्मूले को, तो इसको बोलते हैं ओपन फॉर्मूला। ये कौन सा था, कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर मैं सिर्फ ये एक लाइन खींच दूं तो इसको बोलते हैं लाइन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हो C3H, H के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 8, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोपेन। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3, तो ये हो जाएगा इसका ओपन फॉर्मूला। ठीक, और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, इसमें हर एक डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, और हाइड्रोजन यहाँ पर छिपे हुए रहते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको भी ओपन ही बोलते हैं। Now when you count, each carbon has 4 bonds, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए, फिर इस पर जो 1 2 3
4, इसके भी 4 हो गए और इसके भी क्या हो गए 4। तो सबके 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, दैट्स व्हाई ये स्टेबल बन जाता है। तो फॉर्मूला ये जो है हमारा, ये है लाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी प्रोपोन, ये एथेन था, ये हमारा प्रोपेन हो गया और ये हमारा मेथेन हो गया। तो यहां तक आपको सारी चीजें वही दिखाई दे रही होंगी सिमिलर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके पास ये है C4H, क्या हो जाएगा H10। ठीक है, नाम क्या होता है इसका जनरली, नाम होता है इसका ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं इस तरीके से, तो भाई CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। कितने कार्बन है, तो इसमें कार्बन है पूरे 4। हाइड्रोजन कितने, तो 3 और 2 5, 2 7 और 3 5 10, तो ये हो गया 10। अच्छा ठीक है, क्या ये ब्यूटेन है। ठीक है, तो ये रहा मेरा ब्यूटेन। बस मुझको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक वर्ड ऐड कर देना है N। N का मतलब होता है न्यू, यानी कि एक चेन है पूरी। ठीक, अच्छा अगर मैं इसको यू लिखूं इस तरीके से, तो यहां पे कार्बन कितने, तो कार्बन काउंट करते थे 1 2 3 और एक 4, यानी कि 4 तो कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10, हाइड्रोजन भी 10 है। तो सर ये भी तो ब्यूटेन होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये ब्यूटेन है। कौन सा ब्यूटेन है, ये है टर्शरी ब्यूटेन। ठीक, क्योंकि इसका बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया। क्या आईयूपीएसी नाम भी होगा, नहीं, आईयूपीएसी नाम ये नहीं होगा। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ये सवाल उठता है। अब सपोज करें कि ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगी इसकी चेन। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जब भी हम बात करते हैं किसी चेन की, ये है इसकी स्टेट चेन, जिसकी 2 टर्मिनल होती हैं। किसी भी चेन के अंदर अगर हम किसी चेन को बना रहे हैं, जैसे हम कोई चेन बनाते हैं ऐसे ही नॉर्मली, तो चेन का एक ये होता है हिस्सा और एक ये होता है। तो ये क्या है, टर्मिनल 1 और ये है टर्मिनल 2। इसके बीच में अगर कहीं पर भी कोई चीज जुड़ी हो, जैसे ये जुड़ी है या ये जुड़ी है, तो ये टर्मिनल नहीं हो। जो लंबी लॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं, जिनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ये जो हिस्सा है ये और ये, इनको बोलते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस का क्या किया जाता है, ब्रांचेस का नाम हम अलग से देते हैं, इनके साथ चेन की, टर्मिनल चेन के साथ नहीं देते। तो ये कैसा नाम है, तो ये वाला जो नाम है, इसको हम जनरली यहां पर जब इस कैटेगरी में रखेंगे तो ये होगा हमारा ओल्ड नेमिंग टेक्निक, ओल्ड नेम, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है, फिर आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आईयूपीएसी नाम के अंदर हमको पहली चीज जो करनी होती है वो होता है आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, पहला काम हमने आइडेंटिफाई करना है हमको लॉन्गेस्ट चेन का। तो हमने इसको यूं करके लिया कि लेट मी ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ऑलराइट, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली यहां पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। फिर ये क्या होगा, ये होगा हमारा ब्रांच, ये होगा हमारा ब्रांच। तो ये सी वाली चीज जो हो गई हमारे पास, वो ब्रांच हो गई। अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया लॉन्गेस्ट चेन को, फिर हमने आइडेंटिफाई किया ब्रांच को। तो सेकंड आइडेंटिफाई ब्रांच। अब एक से ज्यादा ब्रांचेस भी हो सकती हैं या फिर एक भी ब्रांच हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा कि तुम किस चीज में या किस तरीके से चीजों को देख रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर द चेन फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू ब्रांच, यानी कि जो भी ब्रांच है वो सबसे क्लोज किधर से पड़ेगी। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3, तो इधर से भी, इधर से 1 2 3, यानी कि जो आपकी ब्रांच है वो हमेशा स्टार्टिंग में आ रही है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांच होता है उसको पहले लेते हैं, बस उसके साथ एक वर्ड यूज कर देते हैं
YL I, ठीक, प्लस उसके बाद आ जाती है पेरेंट्स चेन। ये पेरेंट्स चेन जो है ये यही चेन है जो हमारी मेन चेन थी जिसके ऊपर ये जुड़ा हुआ था, यानी कि ये जो होगी पेरेंट्स चेन। अब लेट्स से इसका नाम लिखते हैं। तो ब्रांच किसकी है? ब्रांच के अंदर सिर्फ एक कार्बन है तो वो था मैथ, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। आइल जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा मिथाइल। कौन से नंबर पे थी? तो थी नंबर 2 पर। पेरेंट चेन कौन सी है? 3 कार्बन की है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो, और साथ में सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका जो IUPAC नाम आ जाएगा, IUPAC नेम वो आएगा यहां से निकलकर 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑलराइट, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका IUPAC नेम। अब सवाल उठता है कि सर इसके अंदर सेम कार्बन थे, इसमें भी सेम कार्बन है, इसमें भी सेम हाइड्रोजन है, इसमें भी सेम हाइड्रोजन है, बट दोनों की सिर्फ और सिर्फ डिफर क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या इस तरह के कंपाउंड के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं? ऑफ कोर्स यूज करते हैं, इनको बोलते हैं आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, क्या सिमिलरिटी होती है? सिमिलरिटी होती है इनमें फॉर्मूला की। ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो डिफरेंस किस चीजों में होगा? डिफरेंस होगा इनके सिमिलर फॉर्मूला होगा, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर ही होती है। मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। फिर डिफरेंट क्या होता है? तो डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या डिफरेंट हो जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोमर्स की, वो डिफरेंट हो जाती हैं। इवन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन हमको इतना बड़ा या इतना डिटेल में नहीं जाना, हमको सिर्फ ये समझना है कि हाँ भी कौन सी चीज कहां पर काम कर रही है। ठीक, अगला मॉलिक्यूल लेते हैं हम C5H12। ठीक, एक मॉलिक्यूल हम सिंपल बनाते हैं CH3 CH2 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 और CH3 N, और ये बन गया मेरा पूरा का पूरा पेंटेन। ठीक है, अगर लाइन डायग्राम बनाते तो 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5, ये बनते हैं इसके लाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिमिलर ऐसा दिखता है। ठीक, दूसरा बनाते हैं CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया एक CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तुमको पता है सारे रूल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन, चलो लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, फिर आइडेंटिफाई करो ब्रांच मिल गई, फिर करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4, यानी कि एक कार्बन वाला ऊपर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं मैथ और आई। कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। ठीक है, क्लोजेस्ट वन माने जिधर से सबसे करीब पड़े। फिर क्या बचा कि भाई ब्यूटेन चेन है, तो जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। कॉमन नाम की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन नाम आगे फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे आगे जाएंगे। क्या इसके अलावा कोई और भी बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। कौन सा बन सकता है? बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता कार्बन CH3 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 और ये CH3, तीनों में देखो कार्बन कितने? 5, हाइड्रोजन कितने? 12। कार्बन कितने? 5, हाइड्रोजन कितने? 12। कार्बन कितने? 5 और हाइड्रोजन इसमें कितने? 12। 3 3 3 3, 4 टाइम 3 मतलब 12। अब क्या होगा? अब इसके बाद अगर तुम इसको ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं अपनी सहूलत के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन इसको समझ लेता हूँ। ऑलराइट, क्लियर है? अब क्या करेंगे? हम ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलो ठीक है, ये रहा मेरी एक ब्रांच और ये रही मेरी 2 ब्रांच। अब तुम 2 ब्रांचेस पा गए। ऑलराइट, अब अगली चीज क्या करनी है? हमको नंबरिंग देनी है। तो ठीक है, हम नंबरिंग दे लेते हैं। तो हम नंबरिंग देंगे इधर से 1 2 3। अगर इधर से देते तो 1 2 3, यानी कि ब्रांचेस जो है हमेशा सेम नंबर पे ही आ रही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ब्रांचेस हो गई मेरी 2 बार। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 ब्रांचेस के लिए क्या करना चाहिए? सोचा है? चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2, ये पोजीशन है ब्रांचेस की, जो हमारे लिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितनी ब्रांचेस हैं? 2, तो डाई।
कैसी ब्रांचेज है, सेम है, तो सेम के लिए हम सिर्फ एक बार लिख देंगे मिथाइल, यानी कि 2 डाई मिथाइल। ठीक, क्यों, क्योंकि सिंगलर थी, दैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं डाई। ठीक, फिर चेन कितनी थी, 3 कार्बन की, तो यहां पर नाम हो जाएगा प्रोपेन। दैट्स द नेम। इस तरीके से नाम लिखना होता है। 2 है मिथाइल ग्रुप, दैट्स वाई हमने मिथाइल लिख दिया। ऑलराइट, अब तुम इसको एक बार ध्यान से देखो, देन यू विल फाइंड आउट कि यहां पर कितने आइसोमर्स हैं जो पेंटेन के पॉसिबल थे। तो हमने देखा कि हमारे पास 1 ये आया, 2 ये आया और 3 वाला ये आया, तो हमारे पास टोटल आइसोमर्स होते हैं 3। तो 3 टोटल आइसोमर्स होते हैं किसके, पेंटेन के। सबके नाम भी क्या होंगे, डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट कि भाई जब तुम इसको पढ़ने बैठो तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि आईयूपीएससी नाम जो है ना बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, और वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं डिटेल में। चलो हम एक दूसरा देख लेते हैं। लेट्स से हम बात कर रहे हैं अभी हेक्सेन की। ठीक है, नाम होता है इसका हेक्सेन। अगर मैं सिंपल लिखूं तो CH3 CH2 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 और ये आ गया CH3। कार्बन कितने होंगे, ऑफ कोर्स 6 होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे, अगर आप काउंट करें यहाँ पर तो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 40। नाम क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स N लगाना है और हेक्सेन कर देना। कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये इस तरीके का दिखाई नहीं देगा पॉइंट्स के साथ, ये तो सिर्फ तुमको एक जिगजैग लाइन दिखाई देगी, कुछ ऐसा। ठीक, तो इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। तो हम कितना इसको मैं रिपीट करूंगा इससे कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि भाई किसी एक कार्बन पे CH3 यहां लगा दें। ओके, तीसरा क्या कर सकते हैं कि इसी CH3 को मैं एक स्टेप आगे लेकर जाऊं और यहां पर ले आऊं। ओके, तरीका वही, लॉन्गेस्ट चेन, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर कौन सी है, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। दोनों की दोनों लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसके नाम में पेरेंट चेन में क्या आएगा, पेंटेन, और इसके नाम में भी पेरेंट चेन में क्या आने वाला है, पेंटेन। पोजीशन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी कि यहां से ये पड़ रहा है क्लोजेस्ट, ये 2 नंबर जो है क्लोजेस्ट है, यहां से ये पड़ रहा है 4th नंबर पे, तो ये क्लोजेस्ट नहीं है। तो हम कौन सा वाला लेंगे, ऑफ कोर्स जो क्लोजेस्ट हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 है, तो हम बोल देंगे इसको मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, अगर इधर से भी काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। एक तो ये हो गया, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो वो पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं कि अच्छा चलो एक ऐसे बना के देखते हैं। एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, कितनी ब्रांचेस है, 2 हो गई, तो वही नंबरिंग करते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन है मेरी, तो 1 2 3 4, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। वैसे मैं ऐसे भी जा सकता था, लेकिन कैसे भी जाओ तुम कम से कम नंबर ऑफ कार्बन हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से एक लंबी चेन ले लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन। अब ये है 4, तो इसका मतलब मेरी जो पेरेंट चेन हो गई वो हो गई ब्यूटेन। अगर मैं देखूं तो एक तो मेथाइल ग्रुप ये जुड़ा है और एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, एक तो 2 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे, क्या नाम हो जाएगा, डाई, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत और भी चेंज हो सकता है, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है कि अगर इस कार्बन के ऊपर मैं दोनों मिथाइल ग्रुप को ले आऊं, ओके, अब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप कहां पर है, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप आ गए सिंगल कार्बन पर, तो 1 2 3 4, तो यहां पर हम क्या देखेंगे 2,2 डाई मिथाइल और ये हो जाएगा ब्यूटेन। ऑलराइट, इस तरीके से क्या है कि अगर तुम यहां तक पहुंचोगे तो यहां तक आपको यहां पे पता चल जाएगा कि एक नया मॉलिक्यूल बनके तैयार होता जा रहा है।
यानी कि अगर मैं इसको दूं नाम 1, इसको देता हूं मैं 2, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4 और ये आ गया मेरा 5। अब सपोज करो कि आप डेकेन पे पहुंचो। डेकेन पे होते हैं लगभग 75 आइसोमर्स। डेकेन मतलब जिसमें 10 कार्बन। उससे आगे अगर हम पहुंचे 20 पे तो होते हैं लगभग 33,000। ये नंबर एकदम से इतना बढ़ता है कि आप सपोज कर सकते हो कि कितना ज्यादा हो जाएगा, और ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर। ठीक, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, तो हम उनके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कि हमने जब इसके बारे में बात कर लिया कुछ चीजों के बारे में, तो अब जरूरी है कि हम थोड़ा जाने एल्कीन के बारे में भी। ये रही मेरे पास एल्कीन। फॉर्मूला CN होता है H2N। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल है इसका C2H4। नाम होता है इसका जनरली एथेन। लाइन डायग्राम बनाएंगे तो सिर्फ ये सिंगल है। इसके बाद आएगा C3H6, फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CH2। लाइन डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड को यूं दिखा देंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा इसका प्रोपी। अगला होता है C4H8। ठीक, क्योंकि हमेशा कार्बन के डबल ही होता है। ऑलराइट, तो यहां इस कंडीशन में अगर आप इसको देखें तो एक तो है मेरे पास CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार डबल बॉन्ड यहां पर आया तो क्या हम इस डबल बॉन्ड को बीच में लेकर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास बन गया ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। ये हो जाएगा इन, ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखिए 1 2, यानी कि कौन से कार्बन से जुड़ा है? दूसरे वाले से। इधर से भी 2 ही है तो यहाँ पे होगा 2 की जगह पहले हम लिखेंगे ब्यूट, लिखेंगे हम 2 और फिर लिखेंगे हम इन। क्या इसके अलावा कोई आइसोमर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। एल्केन में सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा बन जाती है। ओके, कौन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं। CH3CH, ओके, ओके, लेट्स बिगिन। यहां पे लगा दिया मैंने CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये आ गया CH2। अब क्या करें? इधर से नंबरिंग देंगे तो ऑफकोर्स इधर से देंगे 1 2 3, क्योंकि इधर से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, जैसे यहां पर हमने किया था। और जो ब्रांच आई है वो कौन से नंबर पर आई है? वो ब्रांच आई है हमारी 2 नंबर पे। तो नाम में क्या होगा भाई? ब्रांच तो वैसी रहने हुई है, मिथाइल। ठीक, और इसके बाद क्या है? प्रोप पहले पे जुड़ा है, यहां पे कर देंगे। प्रोपीन के साथ कभी कभी 1 का यूज नहीं भी करते, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमको पता है कि सिंगल ही एक पोजीशन है, या तो इधर जुड़ेगा या इधर, और किधर भी जुड़े नंबर तो हमको फंक्शनल ग्रुप से देना है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। एक और देखते हैं इसी सीरीज के अंदर, वो आता है C5 और H हो जाएगा 10। तो 10 की 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे, जैसे सपोज करो मैंने लिखा CH3 CH2 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 नहीं आएगा, अब आएगा हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही कौन सा बन सकता है? एक ये बन सकता है CH3 CH एग्जैक्टली, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। एक ही बन सकता है। ठीक है, अब देखो ये पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैं इसी को, इस बॉन्ड को इधर ले आऊं तो फिर ये 2 नंबर पे आ जाएगा, फिर से इधर, तो यहाँ से भी मुझको 2 ही करना है और वहां से भी मुझको 2 करना है। तो अगर लेट्स से हम करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसी वाले को यूं लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, और मैं इसको नंबरिंग दूंगा तो मुझको याद रखना है कि नंबरिंग मुझको देनी है जिधर से ये करीब पड़े डबल बॉन्ड, तो इधर 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से देता तो फर्स्ट सेकंड
थर्ड पे आ रहा था, यानी कि ये सारी कैटेगरी खराब है। अगर इधर से नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5, अगर इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम मैं जनरली लिख दूंगा पेंट टू इन, इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम भी होगा पेंट टू इन, यानी कि ये तो दोनों सेम ही है, ये ऊपर वाला और ये दोनों सेम है, तो इनको सेपरेटली लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये आप देखते हैं। सपोज करो ऐसा हो सकता है CH3 CH और एक CH3 यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखे CH डबल बॉन्ड और ये कर दें हम CH2, ये पॉसिबिलिटी है, ये ब्रांच आ गई। इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स है, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी आती है ये, इसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स एक पॉसिबिलिटी और बचती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या बचती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। एक पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। अब इसका नाम तो पेंटेन हो गया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंट 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग हमको पता है किधर से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब 1 2 3 4, राइट। इस कंडीशन में इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होना चाहिए हमारा, पहला है मिथाइल ग्रुप जो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, तीसरे पे, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यहां पर आ जाओ 1 2 3 4, यानी कि 2 पे मिथाइल जुड़ा है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक। यहां पे आ जाए तो यहां पे अगर हम इधर से देखते हैं, इधर से ब्रांच भी करीब पड़ेगी और इधर से जो हमारा डबल बॉन्ड है वो भी करीब पड़ेगा, तो हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जहां से ये दोनों चीजें करीब पड़ जाए। तो यहाँ पे 2 मिथाइल, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो वो आगा हमारा ब्यूट 2 इन। जब भी किसी का नाम सिमिलर हो जाए, जैसे यहाँ पे आप सारे के सारे देख लो, सबके नाम क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, जब भी किसी का नाम सिमिलर हो जाता है ना, तो एट दैट पॉइंट द प्रॉब्लम अराइज। तो आपको याद रखना है कि भाई कभी भी किसी भी कंडीशन में नाम सिमिलर नहीं होने चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम, जब हम पेंटीन तक पहुंच गए हैं, तो इसकी जो लास्ट कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एल्काइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर्मूला होता है CnH2n-2। पहला मॉलिक्यूल होता है C2H2, नाम होता है एथाइन। तो इसके बारे में कोई भी दूसरी स्ट्रक्चर नहीं होती। फिर अगला होता है हमारा C3 और H आ जाता है 4, कुछ ऐसा दिखता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर वैसे मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलराइट। वैसे ऐसे लिखते नहीं है इसको लिखते हैं कुछ ऐसे। बस मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि देखो भैया ये भी एक कार्बन है, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है, यहाँ पर भी एक, और इन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑलराइट। इस तरीके से नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइन। फिर आता है C4H और इसके बाद आएगा ये 6, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, पहला CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा क्या हो सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होता है ब्यूट 1 आयन। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होता है ब्यूट 2 आयन, ऑलराइट, ओके। अच्छा, इससे अगला देखते हैं हम कि अगर हमारे पास यहाँ पर होता C5 और H होता है यहाँ पर, फिर C5 के अकॉर्डिंग 8, तो पहला तो बनता मेरा ये CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक। नाम क्या हो जाता है इसका, वही पेंट 1 आयन।
अगर इसको हम आगे ले आए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम होता है पेंट 2 आयन। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? और पॉसिबिलिटी होगी इस वाले में, कैसे? CH3 C CH3, यहां पर आ जाता है आपका CH, और ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? इसका है 1 2 3 4, यानी कि ये रही ब्रांच। ऑलराइट, ये ब्रांच है तो ये आएगी 3 मिथाइल, और यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट, फिर हमारा डायरेक्टली ब्यूट 1 आयन। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई आइसोमर हो सकता है? ठीक, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा आइसोमर नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे इसी वाली कंडीशन हमारी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। आगे तो मॉलिक्यूल बनाओगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन उनके नाम जो लिखने हैं आपको इसी तरीके से फॉलो करने हैं कि भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद पोजीशन, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन। ठीक, याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ऑलराइट, ठीक, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, क्योंकि दूसरी चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। सिर्फ ये सिंपल वाले हाइड्रोकार्बन थे जिनके हम स्ट्रक्चर वगैरह की अभी तक बात कर रहे थे। अब हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे साइक्लिक की, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? जैसे ये कैसे बनाए? एक कार्बन था, दूसरे से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, एक दो वैलेंसी हो गई, दो हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये क्या आएगा? C3H6। क्या सर ये तो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है एल्कीन का? क्या ये एल्कीन है? नहीं, ये एल्कीन नहीं है। ये जो है ये है तुम्हारा साइक्लिक एल्केन। ठीक, तो यहाँ पे जो एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो जरूर होता है, लेकिन ये साइक्लिक एल्कीन होता है बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन जुड़ गया है किसके साथ? दूसरे कार्बन के साथ। दैट्स द रीजन। तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो कोई आपसे कोई फॉर्मूला देते हैं, बोले कि CH6, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है? तो ये एल्कीन तो हो सकता है, ऑफ कोर्स इट इज फॉलोइंग द फॉर्मूला, बट इट ऑल्सो कुड बी एल्केन। बस कौन सा वाला? साइक्लिक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 12th में पढ़ते हैं ना। ठीक, और आप जब एग्जाम की तैयारी करोगे जेईई नीट, तो उस जगह पर इस तरह के क्वेश्चन देंगे वो आपको कि ये फॉर्मूला है और ये रिएक्शन करता है, तो एक सिमिलर प्रोडक्ट देता है हमेशा। जब आप इसका मतलब रिएक्शन करवाओगे तो फ्री रेडिकल करवाते हैं, क्लोरीनेशन वगैरह, तो उसमें सिंपल एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट आता है। तो वहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये फॉर्मूला है, और डायरेक्टली आपको ये नहीं पहुंच जाना है कि नहीं जी ये तो एल्कीन होगा। ठीक, तो वहां पर आपको इस बात को बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा कि सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अगर किसी एक ही जगह पे अगर कोई भी चीज जुड़ती है तो प्रोडक्ट तो तीनों तरफ से एक ही जैसा है। अब इसका नाम में क्या होता है? नाम में इसके कुछ नहीं होता, बस वर्ड यूज कर देते हैं साइक्लिक। अब ये 3 है तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या हो जाएगा? है? अगर सपोज करो यहाँ पे 4 कार्बन हो जाते हैं तो 4 मतलब 4 को हम ऐसे लिख देते, तो फिर हो जाता साइक्लोब्यूटेन। क्या अच्छा ठीक है, फिर अगर 5 हो जाते तो फिर हो जाता साइक्लोपेंटेन, और अगर यहां पर 6 हो जाते तो हो जाता साइक्लोहेक्सेन। ऐसे अगर 7 वाली कंडीशन आ जाए, ठीक, तो फिर हो जाता साइक्लोहेप्टेन। और 8 वाली कंडीशन में, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाता साइक्लो ऑक्टेन।
ठीक है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो कुछ इस तरह की। अब सपोज करो इसमें ब्रांचेस आ जाएं, आप बोलने लगो कि सर ठीक है हमारी आपकी बात समझ में आ गई, अगर ये होता कुछ ऐसा और यहाँ पे एक कार्बन लगा होता, और कैसा ये कुछ इस तरीके से CH2 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 और यहाँ पे जुड़ा है कोई CH3 और इसको हमने जोड़ दिया कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसी पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम कि यहाँ पर ये 1 पोजीशन है, ये फिर 2 होगी और ये 3 होगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप को हमको यहाँ पे लेना है साइक्लिक को। तो यहाँ पर क्या होता 2 methyl 1 methyl एक्चुअली 1 methyl साइक्लोप्रोपेन। गेट द आंसर ना, ठीक। अगर ये कंडीशन ब्यूटेन के साथ आ जाती तो हम इसको नाम दे देते भाई 1 methyl साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यहीं पर अगर कंडीशन में क्या हो चेंज हो, थोड़ा सा 2 जगह जुड़े हों, तो क्या करते हैं इसको 1 और इसको करते 2, ये होता 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जब धीरे धीरे आप उसको पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो खुद ब खुद आपकी समझ में आने लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अगला क्या होता है जिसको हम समझने की कोशिश करें, अगले होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं एरीज, ठीक। एरीज में जो जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है हमारा ये, इसका नाम होता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। आपने इसको देखा, ये आपके पास है बेंजीन, ऑलराइट। तो इसका जो कॉमन नाम है ये बेंजीन है, और ये IUPAC के थ्रू एक्सेप्टेड है। देयर आर मैनी नेम्स जो IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए, बोले भाई देखो इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर आप ये लिखते हो तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए IUPAC में, ठीक। तो ये बेंजीन का नाम भी एक अरीन है और इसका नाम जो है IUPAC ने बेंजीन ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर तुम इसका IUPAC नाम लिखोगे तुम क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर हम इधर से काउंट करना शुरू करें, ठीक है, एक सेकेंड रुको, सिर्फ इसकी बॉन्डिंग को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाओ। ऑलराइट, ये देखें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड होगा फिर सिंगल होगा फिर डबल होगा फिर सिंगल होगा फिर डबल होगा फिर सिंगल होगा। तो हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे किसी भी चीज को एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इट। बट राइट नाउ अगर तुम इसका नाम लिखो IUPAC के अकॉर्डिंग तो नाम क्या होना चाहिए, तो देखो इसमें पहले तो है साइक्लो, पूरा एक साइकिल है और वो है किसका हेक्स का 6 कार्बन का, ठीक। उसके बाद पहले पे बॉन्ड जुड़ा है डबल बॉन्ड, फिर तीसरे पे जुड़ा है, फिर 5th पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा ट्राई। ट्राई मतलब 3 बॉन्ड है और यहाँ पर आने जाना चाहिए क्या 3, ये होगा साइक्लो 135 साइक्लो हेक्स 135 ट्राई, जो कॉमनली हम नाम लेते हैं इसको बेंजीन। तो यहाँ पे हम इसका जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे है वो बेंजीन ही, ठीक है। तो हम बेंजी से या बेंजी से काम कर चला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये बेंजीन रिंग है, सपोज करें आप इसको बेंजीन रिंग मान लें, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग पर मैं सपोज करूं यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए 1 मिथाइल बेंजीन, ऑलराइट, 1 मिथाइल बेंजीन। अब समझने की बात क्या है, इसका कॉमन नाम भी होता है एक जो तुमको कॉमनली देखने को मिलेगा, जो होता है टोलुइन, ठीक है। तो 1 मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, इसका IUPAC नाम है, और टोलुइन क्या है, इसका जनरल कॉमन नाम है जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है और मोस्टली जगहों पर तुमको ये मिलेगा।
ठीक, अगर इसकी जगह पर ये बेंजीन रिंग बनी है, जैसे इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे CH3 लगा है, एक CH3 सपोज करो यहाँ पे लगा होता, तो हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला आया है 1 पे और दूसरा आया है 3 पे, तो इसका नाम लोग क्या होता है 1,3 डाई मेथाइल बेंजीन। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका दूसरा नाम आ जाता है। तो जब आप इस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और एक दो चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक, और उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। आगे अभी हम जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड समथिंग दैट इज फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अभी तक जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ऑनवर्ड, तो हमने बात की थी सबसे पहले वाली स्लाइड के अंदर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में यही बात की थी कि देखो भाई नॉमेनक्लेचर होता है, जरूरत क्या है उसकी, क्योंकि हर एक जगह पर अगर किसी चीज को डिफरेंट नाम से पुकारा जाए तो ऑफकोर्स हमको यही नहीं पता चल पाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम गए पॉइंट्स पे और हमने बात की कि देखो भाई कितने कार्बन होंगे तो उनको क्या नाम दिया जाए, ठीक है। जब हमने इसको स्टडी किया तो हमको पता चला कि हाँ जी, नंबर ऑफ कार्बन पर चीजें डिपेंड करती हैं, कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ही ज्यादा उनके डिफरेंट नाम होंगे। तीसरी वाली स्लाइड में हमने कॉमनली बात की थी कि देखो भाई जब आपके पास किसी भी चीज का जो बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, यानी कि कौन सी चीज को आप किस कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, वो चीज किस पर डिपेंड करेगी, ठीक। तो हमने अभी हाइड्रोकार्बन वगैरह की बात की थी, तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें थी हमने देखी कि भाई एल्केन है तो क्या होना चाहिए, और अगर एल्कीन है तो क्या होगा, और एल्काइन है तो क्या होगा, और ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। राइट, तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर अभी तक स्टडी कर ली है। एक बार आप इसका रिवीजन करेंगे, इस जो भी ये PDF है मैं इसको डाल दूंगा ग्रुप में, अगर आप उसको देख सकें तो बहुत अच्छी बात है, आपके थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी चीजें हैं वो सीक्वेंस में लगी नहीं होंगी मेरे ख्याल से शायद, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना कि उनको उसी तरीके से देखो, ठीक है। अब हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले थे अभी के लिए, वो हम बात कर रहे थे कि भाई वो चीज क्या है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इन चीजों को फंक्शनल ग्रुप के अंदर डिटेल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए। समझने की बात क्या है, आप इसको कुछ ऐसे समझो, फंक्शनल ग्रुप जो भी किसी चीज का फंक्शन डिसाइड करे, ठीक। तो लेट्स से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या मतलब, हम ऐसा मान लेते हैं कि तुमने सुना होगा कि जो बाइक्स होती हैं, बाइक्स के अंदर इंजन होते हैं, तो कुछ बाइक्स होती हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ होती हैं वो डीजल पे चलती हैं, और कुछ होती हैं जो गैस पे चलती हैं, ठीक है। अब ये गैस से चलने वाली और इवन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, चलो इन सब के फंक्शंस क्या हैं अलग अलग। जो मोस्टली हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा हैवी लोड उठाते हैं, वो नॉर्मली आप देखोगे कि दोज आर डीजल बेस्ड, ठीक। जो उससे कम आते हैं, यानी कि जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यू विल नोटिस वहां पे नॉर्मली यूज होगा आपका पेट्रोल। फिर आ जाते हैं थोड़ा उससे लाइटर, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो छोटी वाली कार आती है, स्मॉल कार्स, इसमें यूज होता है हमारा गैस, ठीक। और उससे भी हल्की, बहुत ज्यादा लाइटर, जैसे स्कूटी है, और जो अब नई तरह की कार्स आ रही हैं जिसके अंदर बहुत हैवी बैटरीज लगी हुई हैं, तो वो सारी किस कैटेगरी के अंदर आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाती है। तो जो ये हैं, ये उनके फंक्शन हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि भाई तुम किस तरह का लोड या किस तरह का सामान उठा सकते हो, या कि उसका तरीका क्या होना चाहिए, ये सब कुछ इसके पास आ जाता है। तो ये फंक्शन हो गया कि भाई किस तरह का फ्यूल अगर आप यूज करेंगे तो आपको किस तरह की सर्विस मिलेगी। ऐसे क्या होता है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन हो, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, और वो एक डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। तो एवरी फंक्शनल ग्रुप, जो भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ये सपोज करें
इसको आप इस तरीके से समझ लो कि अगर हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, प्रोपेन है, ठीक। अगर मैं देखूं इसके अंदर 3 कार्बन है तो 3 × 12 प्लस 6 क्या है, 8 हाइड्रोजन है तो 8 × 1, अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 8 यानी कि 42। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम CH3 CH2 और ये जुड़ा है OH, ठीक है। ये OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन लगाता हूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा मेरा कितना, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 कार्बन है तो ये हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन होगा इसके पास 6 तो 6 × 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, तो ये आ गया तुम्हारा 24 प्लस 6 प्लस 16, तो यानी कि टोटल आ रहा है आपका 36। ऑफकोर्स 36 माने 46, ठीक है। तो ये 46 वाला है और ये है 42 वाला, दोनों का लगभग एटॉमिक मास सिमिलर है। लेकिन ये जो है अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल, इसको लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक। अगर इसको लोग ड्रिंक कर लें, ठीक, तो फिर अगली बार वो ड्रिंक करने के काबिल नहीं बचेंगे, ठीक। तो वो निपटने के चांसेस उनके पूरे हो जाएंगे, पूरी बॉडी में उनकी गैस भर जाएगी, ठीक, और बॉडी डैमेज हो जाएगी। इसी तरीके से हम और समझ सकते हैं इसी चीज को। लेट्स से हम सिमिलर मॉलिक्यूल लेते हैं, हम ये लेते हैं कि मेरे पास ये रहा अल्कोहल, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल, और ये है मेरे पास ईथर, ये भी 46 ही है और ये भी 46 है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 46 है, इसका ही 46 है, इसका ही 46 है। आप इसको ड्रिंक कर सकते हो, आप बच सकते हो, इसको ड्रिंक करोगे आप पगला जाओगे और निपट जाओगे, ठीक। मतलब आपको नहीं करना है, मेरा मतलब है कि अगर कोई ड्रिंक कर ले तो रियली सॉरी, ठीक। तो ये जो है नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है, इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता बट इसको लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। और ये चीज डिसाइड कर रही है कि सामने वाली चीज की प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो अगर आप इन चीजों को इस तरीके से देखते हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अब इन फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से यूज किया जाता है किसी भी फॉर्मूले के अंदर, या फिर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम सिर्फ IUPAC की बात करेंगे, कॉमन मैम के मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊंगा और जैसे आते जाएंगे तो हम उनके बारे में सोचते जाएंगे। ऑलराइट, चलो ठीक है। लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। IUPAC सिस्टम में जो कॉमन नाम होता है, यानी कि किसी का नाम जो होता है उसके अंदर एक तो प्रीफिक्स होता है नॉर्मली, फिर बीच में आता है पेरेंट चेन जो हमने अभी देखी थी, और लास्ट में आता है सफिक्स, ठीक। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक। तो यानी कि एक तरीके से प्रीफिक्स बेस्ड होता है, तो उसे प्रीफिक्स में कुछ को यूज किया जाता है एट द प्लेस ऑफ प्रीफिक्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे, और कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम यूज करते हैं सफिक्स के बेसिस पे। वो हम बात करते रहेंगे कब हम फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स के बेसिस पे यूज करने वाले हैं और कब हम उसको प्रीफिक्स के बेसिस पर यूज करने वाले हैं। बस तुमको ये चीज याद रखनी है, इसका जो डिजाइन है या जिसको यूज किया गया है वो यूज करने का तरीका, ये यूज करने की जो चेन होगी वो यही होगी, ठीक है। तो तुमको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले हैं हम पूरे टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अभी आगे बढ़ेंगे। गॉट इट। चलो, प्रीफिक्स को किसमें यूज करना है और सफिक्स को किसमें यूज करना है। सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं और वो लेते हैं हम हेलोजन को, हेलोजन डेरिवेटिव्स को सब पे अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से काम करता है। हेलोजन में आप जानते हैं एक तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टाटीन की हम बात नहीं करेंगे,
इसका यूज होता है एज ए प्रीफिक्स जब भी आईयूपीएसी की बात होगी, ठीक है, जब भी आईयूपीएसी की बात होगी। तो फ्लोरीन की जगह नाम लिखेंगे हम फ्लोरो, क्लोरीन की जगह नाम यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन की जगह नाम यूज करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन की जगह नाम यूज करते हैं आयोडो। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां पे लिखा है CH3F, एक हाइड्रोजन, जैसे ये था, ठीक, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक फ्लोरीन को ऐड कर देता हूं और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस। इसका नाम मैं जनरली बोलता था कि भाई ये जो है मेरी मिथेन है, ऑलराइट। अब मैंने इससे क्या किया है, एक फ्लोरीन को रिप्लेस किया है, मैंने क्लोरीन से रिप्लेस किया है एक हाइड्रोजन को। तो इसका पेरेंट्स नेम तो क्या रहने वाला है, ऑफ कोर्स मिथेन ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक फ्लोरीन लग गया, फंक्शनल ग्रुप लग गया, दैट्स व्हाई इसके नाम में अब हम जोड़ देंगे फ्लोरो। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा फ्लोरोमिथेन, ऑलराइट। अब एक फ्लोरोमिथेन है तो फ्लोरोमिथेन हो गया। अगर दो होते तो, जैसे सपोज करो मैं इसको लिख दूंगा करके CH2 और मैंने इस बार इसमें दो फ्लोरीन ऐड कर रखी है, तो इसका नाम हो जाता डाई फ्लोरोमिथेन। एक ही कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पे हम 1,1 लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम 3 जोड़ दें फ्लोरीन, तो हो जाता फिर कि 1,1,1 ट्राई फ्लोरो मिथेन। ठीक, अगर 4 हो जाए तो फिर हो जाता है 1,1,1,1 टेट्रा फ्लोरो मिथेन, ऑलराइट। तो इस तरीके से नाम होते हैं। अब जैसे इसी को देखते हैं हम, कहीं पर यूं लिखा हो C5H, ये आ गया, यहाँ पे कितने आ जाएंगे कार्बन हमारे, 5 10 10 11, और ये आ गया मेरे पास क्लोरीन। इसको मैंने यूं लिखा, कौन सी पोजीशन है, 1, वही। अब हम इसको ब्रांचिंग की तरह लेंगे, तो ये है मेरे पास 1 क्लोरो, इसके बाद यहां पे आ जाएगा पेंटेन, ठीक है। अब दूसरा क्या है मेरे पास कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, क्लोरीन को यहां पर, कौन सी पोजीशन है, 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। ओके, कुछ और चेंज किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। CH3CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक CH3, तो यहाँ पे लिया मैंने CH और यहाँ पे लगाया मैंने वही Cl और यहाँ पे ले लिया CH3। नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि देखो एक ब्रांच तो ये है और एक ब्रांच ये है, तो नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, ठीक। ऐसी कंडीशन में तुमको जो नंबरिंग करनी है वो उधर से करनी है जिधर से अल्फाबेटिकली करीब पड़े और जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका नाम आता है क्लोरो और इसका नाम आता है मिथाइल। इसका जो पहला लेटर है वो M है और इसका पहला लेटर है C। जब हम अल्फाबेटिकली देखते हैं ABC जब हम लिखते हैं और जब Z तक जाएंगे तो C पहले आ रहा है, तो इसका मतलब C क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो नाम में होगा 2 क्लोरो, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। इस तरीके से इनके नामों को लिखा जाता है। लेकिन याद प्रेफरेंस क्या करना है, हमको हमेशा इसको प्रीफिक्स की तरह ही यूज करना है। जैसे सपोज करो ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पे Cl जुड़ा होता तो इसका नाम क्या करते, तो क्या नाम करते, इसको क्लोरो बेंजीन लिखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है, दैट्स व्हाई। अगर क्लोरीन दो जगह जुड़ा हो, जैसे एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हो बेंजीन में, तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे भाई। कौन सी पोजीशन आ गई, 1 और 4, तो नाम क्या हो जाएगा 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, सिंपल है। ऐसे अगर कहीं पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमो कर देते, अगर आयोडीन होता तो आयोडो कर देते। जैसे सपोज करो आप इसको ले लेते हैं, आयोडीन ब्रोमीन
और क्लोरीन। पहले B आती है तो इसकी प्रेफिक्स होगी 1, फिर 2, फिर C आती है तो क्लोरीन 4 और देन 5 और ये 6। ठीक है, तो हमने नंबरिंग के हिसाब से दे लिया। तो यहाँ पे पहले जो आएगा 1 पे जुड़ा है हमारा ब्रोमो अल्फाबेटिकली, 3 पे जुड़ा है हमारा क्लोरो, 5 पे जुड़ा है हमारा आयोडो और फिर हमारी आ जाएगी वही बेंजीन। दैट्स इट। इस तरीके से तुम इनके नामों को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। जो भी आपके पास होंगे एग्जाम्पल, अगर आप उनके ऊपर अप्लाई करोगे तो सफिशिएंटली कितनी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कि तुम उस चीज को समझ पाओगे। अब जैसे एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है ये, हम जनरली बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी। ठीक, लेकिन ये ग्रुप है कौन सा? अल्कोहल। यूज कैसे होता है कि जब भी तुम यूज करोगे प्रीफिक्स की तरह तो ऐसे, और जब भी यूज करोगे अल्कोहल की तरह तो तुम यूज करोगे इसको सफिक्स की जगह पर। सफिक्स की जगह में क्या करते हैं, ये लास्ट वाला हिस्सा है ये उठा के ऐड कर देते हैं बस। जैसे कहीं पर सपोज करो ये था, होता ही है, ऐड कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास? इसका नाम क्या था? इसका नाम था मेथेन। सिंपल है, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होगा मेथेन प्लस एल्कोहल। करना क्या है? सिर्फ इतना करना है, ये पूरा हिस्सा खत्म, ये ई भी खत्म, दोनों को ऐड कर दो, क्या बचा? मेथेन और ऑल, नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। यानी कि यहाँ का ई हटा देते हैं और यहाँ से इस पूरा हटा देते हैं, सिर्फ लास्ट वाला ऑल ऐड कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेथेनॉल हो जाता है। अंडरस्टैंड? चलो, अगर सपोज करो यहाँ पे लगाओ CH3 CH2 OH, तो क्या नाम हो जाता? एथेन, और साथ में जोड़ देना है ऑल। अगर यूं जुड़ा हुआ होता CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH होता, नाम हो जाता प्रोपेनॉल। ठीक है, सपोज करो अगर ये होती कंडीशन, तो नंबरिंग करते इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या होगा इसका? 4 कार्बन है तो यहाँ हमने नाम दिया ब्यूट। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड? तो 2। पहले क्या आएगी? ई, सिर्फ EN लिखना है, ई नहीं लिखना है। फिर पहले वाले कार्बन पे ये नाम हो जाएगा। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इन दोनों को हम सीक्वेंस में लेंगे, पहले ये आता है फिर इसके बाद ये आता है। ऑलराइट, ठीक है। अगर कंडीशन ऐसी हो CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH हो, यहाँ पर आ जाए CH3। ठीक, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन प्लस, सिंपल। तुमको धीरे धीरे चीजें सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे चीजें आपकी समझ में आएंगी, तभी आप इसको और भी क्लियरली समझ सकते हो। सपोज करो हम यहाँ पे बेंजीन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है OH, क्या नाम लिखेंगे इसको? हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ये इसका नॉर्मल सा नाम है, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या होता है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉमनली इसको बोलते हैं फिनॉल, और यही सबसे ज्यादा कॉमन है। एंटी जर्मिसाइड वगैरह आपने देखा होगा ना, घर को फर्श वगैरह को धोने के लिए इसका यूज करते हैं, टाइल्स और फर्श को। ठीक, तो वॉशरूम वगैरह में भी नॉर्मली आपको रखा मिल जाएगा। तो ये जो फिनॉल है ये कॉमन नाम है जो यूज किया जाता है, ना कि ये। तो हम इसको कॉमन नाम, यही IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है, इसी नाम को हम फर्दर यूज करेंगे। ये अल्कोहल नहीं होता, क्योंकि इसका नेचर अलग होता है और अल्कोहल का नेचर अलग है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है दोनों के नेचर में। इसको पीने के बाद इंसान ऊपर जाएगा और उसको पीने के बाद, हाँ मतलब ऊपर ही जाना होता है वो भी,
जब दिमाग की खोलोगे तो। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं आगे। तो ये हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप था। अब इसके बाद हम अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं अपने, और वो फंक्शनल ग्रुप है मेरा फेवरेट, एल्डिहाइड। कैसा होता है, लिखते हैं जनरली CHO, या फिर आपको दिखा मिलेगा ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई। अगर इसका पहला मॉलिक्यूल बनाए तो ये होता है C, इस तरीके से। एक कार्बन है तो ऑफ कोर्स नाम क्या होगा, मैथ। ठीक, N, और ये जो स्टार्टिंग वाला है ये ऐड कर देना है बस, N और साथ में R। यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखा हमने और साथ में ऐड कर दिया एल्डिहाइड। ठीक, जैसे ही एल्डिहाइड ऐड किया तो लास्ट का ये पूरा खत्म, और ई तो हमको काटनी है हमेशा की तरह, तो नाम क्या बचेगा, सिर्फ मैथ। तो ये हो गया मेरा मैथेनल। ये मैथेनल वही है, ठीक, जिसका नाम सुना होगा तुमने, फॉर्मीन सोल्यूशन। किसी म्यूजियम वगैरह में गए हो जिसमें एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है प्रिजर्व करके, तो वहां पे ये 38% का लगभग सोल्यूशन होता है, 38% या 40% का सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर उन एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो ये क्या करता है, उनको सड़ने से रोकता है, उनको सड़ने नहीं देता। अगर इसी H की जगह पे, देखो ये तो पूरी स्ट्रक्चर सेम ही रह रही है, इसी H की जगह पर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड OH, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CHO। ऑलराइट, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा। अब कितने कार्बन हो गए, 1 और 2, तो बस क्या कर देना है, एथेनल। अगर 3 हो जाते तो हो जाता फिर प्रोपेनल। फिर यही चीज हम अप्लाई कर दें बेंजीन रिंग पर, क्या होगा, जिसका नाम हो जाता बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं लगता, तो इसकी जगह पे जो नॉर्मल नाम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नाम है। ठीक, तो हम आगे से जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो वी नॉर्मली जस्ट से कि कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड। गॉट इट? इस तरीके से तुम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अगला फंक्शनल ग्रुप आता है ये जो R है, ये जो भी R है वो बस हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, इनके डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी इसकी पॉसिबिलिटी बैठेगी। इसका नाम होता है कीटोन। ठीक, बस नाम के लास्ट में हमको जोड़ना होता है ये ऑन, ON1 नहीं है, ये है ऑन। ठीक, तो सपोज कर इसका पहला मॉलिक्यूल जो होगा बस वो कार्बन होना चाहिए, तो CH3 CO CH3। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम ऐसा करें CH3 CO और यहाँ पे हम जोड़ दें H, तो फिर तो ये एल्डिहाइड ही हो गया। ये होगा हमारा 1 2 3, तो इसको बोलते हैं, जनरली इसका कॉमन नाम होता है एसीटोन। ठीक, और ये प्लास्टिक को मेल्ट कर देता है, मतलब प्लास्टिक को एक तरीके से डिसॉल्व कर देता है और नेल पॉलिश रिमूवर की तरह काम करता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि प्रोपेनॉन, ये हो गया इसका नाम प्रोपेनॉन। अगर 4 कार्बन हो जाए तो इसको यूं भी लिख देते हैं CO को साथ में। ठीक, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनॉन। ऑलराइट, अगर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता तो क्या कर लेते, ये तो कार्बन ही है ना बेंजीन का। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको, ये कॉमन नेम है और यही सबसे अच्छा नाम है जो इसका नॉर्मली यूज होता है, एसीटोफिनोन। ठीक है, बाकी IUPAC नाम जो होगा वो पे हम बात करेंगे। अब बात करते हैं
इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होता है COOH या फिर COOH, यानी कि इसके अंदर ये सा वाला जो ग्रुप है जो तुमको अभी एल्डिहाइड में मिला था और कीटोन में मिला था, यानी कि ये तो कार्बोनिल ग्रुप है ही, साथ में ये ग्रुप भी होता है इसके अंदर। क्या बोलते हैं इसको? इसको जनरली बोलते हैं हम अल्कोहल ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप वाली हमको कंडीशन मिल गई। क्या ये जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है? तो नहीं, रेयरली। ठीक, हम बात करेंगे क्यों नहीं दिखा पाता, हर चीज की एक प्रॉब्लम होती है। अगर ये से वाली जो जगह है जहां पे कोई आर आ सकता है, तो यहाँ पे आर में या तो कोई हाइड्रोकार्बन ही हो या फिर एक H भी आ जाता है। तो सपोज करो H जोड़ दिया हमने, इसे बोलते हैं हम जनरली, कॉमन नाम है इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये किसका कॉमन नाम है? किसमें होता है ये? 10th में पढ़ा होगा आपने, चींटियों में, हनी बीज में। ठीक है, कॉमन जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा? एक कार्बन है तो बस इसके अंदर क्या हो जाता है? मेथाथेन प्लस एसिड ग्रुप है तो ओइक एसिड। ओइक एसिड नाम क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स हम इसका ई हटा देंगे तो यहाँ पे नाम बचेगा सिर्फ मेथेनोइक एसिड। ऑलराइट, फिर इसके बाद अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड, और अगर यहाँ पर CH3 CH2 COOH आ जाता तो फिर नाम हो जाता इसका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, ये बहुत सारे कॉमन नेम है जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हो कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड। सिंपली ये कॉमन नाम है और यही बार बार रिपीट होता है, बेंजेनोइक एसिड। एनीवेयर यू विल लिसन बेंजेनोइक एसिड ओनली। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखना है। हमने लगभग काफी ग्रुप पढ़ लिए हैं, फंक्शनल ग्रुप। एक कॉमन सा ग्रुप और बता देता हूं मैं, जो अभी के लिए आप समझ लें। CH3OCH3, इसे बोलते हैं ईथर। कॉमन अगर इसका नाम लिखेंगे तो दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो इनको बोलेंगे डाइमेथाइल ईथर। ये तो कॉमन नाम है। आईयूपीएसी क्या होगा? आईयूपीएसी में क्या होता है कि एक पूरे ग्रुप को साथ में ले लेते हैं, यानी कि मैथ प्लस ऑक्सी, और फिर जो बचेगा उसको पैरेट चेन मान लेते हैं। ये हमारी पैरेट चेन हो जाएगी पीसी, तो ये हो जाएगा मेथेन, पूरा का पूरा मेथेन। तो ये क्या होना चाहिए? ये होगा हमारा मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जुड़ा होता CH3OC2H5, तो ये लंबी चेन है, तो पेरेंट चेन हो जाएगी, ये मेथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा पूरा, तो इसको बोलते हैं हम मेथॉक्सी एथेन। ठीक, अगर ये भी ऐसा हो जाए CH3CH5H5 प्लस C2H5, तो इसको बोलते फिर हम एथॉक्सी मेथेन। जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसमें बस एक वर्ड ऐड कर देना होता है, दैट्स इट। सपोज करो ये हो, तो ये ग्रुप ऑफ कोर्स क्या है? मेथॉक्सी। तो हम क्या लिख सकते हैं? मेथॉक्सी और बेंजीन। इन कॉमन नाम क्या यूज होता है? कॉमन नाम यूज होता है एनिसोल। ठीक, ये इसका एनिसोल नाम है। अगर यहाँ पे C2H5 आ जाए तो फिर आप डायरेक्टली उसको, यानी कि अगर ये लिखा होता, ठीक, तो नाम तो इसका कॉमन है लेकिन फिर भी आप इसको एथॉक्सी यूज करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ सच उन्होंने बात करने के बारे में कुछ खास ध्यान दिया नहीं है, तो दैट्स व्हाई फिर हम इसको एथॉक्सी बोलते हैं। सिर्फ ये पहले वाले के लिए एनिसोल के नाम से क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, चलो एक फंक्शनल ग्रुप और देख लेते हैं जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन में आ जाता है, वो है अमीन। ठीक, इसको बोलते हैं अमीन। जैसे कहीं पे लिखा हो CH3NH2, जिसका नाम हो जाएगा अमीनोमिथेन। ठीक, ऐसे ही कहीं पे लिखा हो C2H5NH2,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथाइलमीन। ठीक, थाइलमीन लिख सकते हैं इसको, अमीनोएथेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं पे ये बेंजीन के साथ आ जाए तो क्या लिखेंगे, अमीनो बेंजीन। इसका नाम होता है एनिलीन। कॉमन नाम है, बहुत अच्छा नाम है। ठीक, और ये कॉमन नाम से जाना जाता है नॉर्मली। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ देखी उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप अभी बाकी बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक, धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ेंगी, तुम समझोगे वो डेरिवेटिव्स है इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के, वो बाकी के जो होंगे वो डेरिवेटिव होंगे। तो ऐसा सच मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ कि नहीं जी ये तो बिल्कुल अलग ही है, या दो तीन चीज़ें आएंगी भी साइनाइड वगैरह की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन नाइट्रो साइनाइड ये ग्रुप होंगे तो वो तो आप बड़ी आसानी से समझ ही जाएंगे। बस पार्टिकुलरली कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि भी अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो एटलीस्ट पूछो। ठीक जी, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक हमको भी पता नहीं चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हारे पास तो आप एनी टाइम मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसकी PDF में डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज वगैरह मैं दूंगा, उसको आप देख लेना। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।